हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। तो ये है लेक्चर नंबर 9, चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस स्टडीज़, क्लास 11th। तो लास्ट वीडियो तक हमने क्या कवर किया था? हमने कवर किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये डिस्कस करने से पहले एक बात और आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, क्योंकि ये जो सारे नोट्स हैं जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। लिमिटेड रिसोर्सेज। Resources of a cooperative society consist of capital contributions of members with limited means। मतलब क्या है इसका कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनके पास क्या होती है, लिमिटेड कैपिटल होती है। जैसे मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें 20 मेंबर हैं, तो उसमें उनकी लिमिटेड कैपिटल होएगी। 20 मेंबर जितनी कैपिटल होती है। तो ये क्या कहना चाह रहा है? द लो रेट ऑफ डिविडेंड ऑफर ऑन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एक्ट्स एज एन डिटरेंट इन अट्रैक्टिंग मेंबरशिप्स और मोर कैपिटल फ्रॉम द मेंबर्स। तो क्या होता है कि जो फिर उन मेंबर्स को जो रिटर्न में जो डिविडेंड मिलता है वो भी लो मिलता है। तो इसके चलते ज़्यादा लोग ज्वाइन भी नहीं होते कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो जब कम लोग ज्वाइन होते हैं तो क्या होता है कि कम लोग ज्वाइन होते हैं तो लिमिटेड कैपिटल होएगी। तो इसलिए अगर कैपिटल लिमिटेड होएगी, पैसा ही लिमिटेड होएगा, तो रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही होएंगे। तो इसलिए इसका क्या लिमिटेशन है, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब जैसे आप समझिए कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए थोड़ी बनाई जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है जो उस सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनका वेलफेयर करने के लिए। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी। तो प्रॉफिट ही कम मिलेगा, मतलब जो डिविडेंड ही उनको कम मिलेगा, तो इसलिए ज़्यादा उसमें ज्वाइन करना नहीं चाहते। और जो ज्वाइन करते हैं उनको लिमिटेड, उनके जितने ज्वाइन करते हैं उनको लिमिटेड, उनकी कैपिटल लिमिटेड होती है। तो ज़्यादा इतना पैसा ही नहीं होता उनके पास, इतनी कैपिटल ही नहीं होती, तो ज़्यादा रिसोर्सेज कहाँ से डेवलप करें वो। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। सेकेंड लिमिटेशन, इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। Cooperative societies are unable to attract and employ expert managers because of their incapability to pay them high salaries। तो अब आप समझिए कि फर्स्ट लिमिटेशन हमने क्या डिस्कस किया कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज में ही क्या आ गया कि जैसे उसमें हमने पढ़ा कि उनकी कैपिटल लिमिटेड होती है, उनके पास पैसा कम होता है। तो अब आप समझिए कि जब पैसा कम होगा तो अगर मान लीजिए अगर उनको कोई भी उनकी जो भी फील्ड है उसमें कोई भी एक्सपर्ट अपॉइंट करना हो, तो मान लीजिए जैसे एक सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें 20 मेंबर है, लेकिन उनमें से किसी को भी इतना एक्सपर्टली अपने बिजनेस को मैनेज करना नहीं आता, अकाउंट्स संभालना नहीं आता, बिजनेस के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन उनमें इतना एक्सपर्ट नहीं है। तो मान लीजिए अगर उस फील्ड के लिए उनको किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करना हो, तो वो एक्सपर्ट जो प्रोफेशनल होता है वो उसकी फ़ीस चार्ज करेगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के हमने पढ़ा कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, कैपिटल भी लिमिटेड है, तो इतनी वो इनके पास इतनी कैपिटल ही नहीं है कि वो उस एक्सपर्ट की सैलरी, जो हाई सैलरी होती है, वो पे कर पाएँ। तो इसलिए मैनेजमेंट भी इनएफिशिएंसी होती है मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट कमज़ोर हो जाता है। द मेंबर्स हु ऑफर ऑनरेडी सर्विसेज ऑन ए वॉलंटरी बेसिस आर जनरली नॉट प्रोफेशनली इक्विप्ड टू हैंडल द मैनेजमेंट फंक्शंस इफेक्टिवली। अब मान लीजिए कोई बाहर से कोई एक्सपर्ट आएगा ही नहीं, तो फिर बिजनेस कोई बंद थोड़ी होएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन कोई बंद थोड़ी होएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उसके लिए क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वही अपनी इच्छा से अपनी वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अब वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो इतनी एक्सपर्ट थोड़ी होते हैं उस फील्ड में, वो कोई प्रोफेशनल्स थोड़ी होते हैं, वो एक जनरल सर्विस प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट के लिए, तो वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। अब इसका एक एग्जांपल लूँ, जो वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट के लिए, उसका एक एग्जांपल लूँ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो? देखते ही होंगे यार, इतना पॉपुलर सीरियल है। तो उसमें क्या है, आत्माराम तुकाराम भिड़े को जानते हो? वो क्या करता है, वो सैलरी थोड़ी लेता है, सेक्रेटरी है ना वो सोसाइटी का, तो वो सैलरी थोड़ी लेता है सोसाइटी से, उस जो उसका सोसाइटी का मैनेजमेंट संभालता है। तो वो क्या करता है, अपनी वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड करता है, स्वेच्छा से
अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है और सोसाइटी का मैनेजमेंट संभालता है। तो ये क्या होते हैं, ऐसे मैनेजमेंट होता है। लेकिन वो तो खैर काफ़ी इफ़ेक्टिवली संभाल लेता है सोसाइटी को। लेकिन जनरली हम बात कर रहे हैं, तो कोई एक्सपर्ट अगर मान लीजिए उस फील्ड में लगाएं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में, हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके लिए, तो वो प्रोफेशनल फ़ीस चार्ज करेगा, तो उसकी सैलरी पे करने के जितनी इनके पास कैपिटल नहीं होती। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, लैक ऑफ सीक्रेसी। As a result of open discussions in the meeting of members as well as disclosure obligations as per the Societies Act, it is difficult to maintain secrecy about the operations of the cooperative society. तो लैक ऑफ सीक्रेसी का क्या मतलब होता है कि कोई भी बातें होती हैं वो सीक्रेट नहीं रह पाती हैं। जो कोई भी, मान लीजिए आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में सीक्रेटली जो कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है, तो वो बातें होती हैं, वो मैटर होते हैं, वो सीक्रेट रहने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक्ट है उसके अंडर आपको पब्लिक के सामने फैक्ट्स डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। डिस्क्लोज करना मतलब बताना पब्लिक को, कुछ भी छुपाना नहीं। और दूसरा क्या है कि जैसे 10 से ज़्यादा मेंबर होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो सबके सामने कोई भी बात डिस्कस करते हैं हम, तो क्या होता है कि जैसे 10 से ज़्यादा लोग हैं, तो मान लीजिए कोई एक तो ऐसा होगा ही जो अंदर की बात है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की है वो बाहर भी पहुंचा ही देता होगा। तो इससे क्या होती है, बातें लीक हो जाती है। और तो इससे क्या होता है कि कोई भी मैटर सीक्रेट रखने का चांसेस थोड़ा कम होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो ये था एक डिसएडवांटेज, लैक ऑफ सीक्रेसी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है गवर्नमेंट कंट्रोल। इन रिटर्न ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफर्ड by the government, cooperative societies have to comply with several rules and regulations related to auditing of accounts, submission of accounts, etc. तो अब इसका क्या मतलब है कि जैसे हमने पहले एडवांटेजेस में डिस्कस किया था, मेरिट्स में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट हमको जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसको बेनिफिट्स बहुत सारे प्रोवाइड करती है, टैक्स में छूट देती है, लोन्स पे इंटरेस्ट कम लगाती है। तो जब वो इतना सारा कर रही है, इतना कुछ कर रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, तो वो भी तो कुछ एक्सपेक्ट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो कुछ ना कुछ बदले में चाहिए होता है, कोई भी बिना मतलब के कुछ नहीं करता। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट अगर इतना कुछ कर रही है, तो वो भी चाहती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी उसके लिए कुछ करे गवर्नमेंट के लिए। तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बना देती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे ऑडिटिंग को लेके जो अकाउंट्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो सबमिट करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट बार बार कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर इंटरफेयर करती है। तो इससे क्या होता है, जैसे अगर अपनी मैटर में कोई बार बार इंटरफेयर करे तो अपने को पसंद थोड़ी होता है। वैसे ही अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैटर में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें गवर्नमेंट बार बार इंटरफेयर करे तो सही थोड़ी होता है। तो इसलिए ये भी एक लिमिटेशन हो जाती है। गवर्नमेंट इंटरफेयर्स इन द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट नेगेटिवली अफेक्ट्स इट्स फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके फंक्शंस में इंटरफेयर करती है, तो ये नेगेटिवली इफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये एक लिमिटेशन था। चलते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन की तरफ, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। Internal quarrels arising as a result of contrary viewpoints may lead to difficulties in decision making. Personal interest may start to dominate. The welfare motive and the benefit of other members may take backseat if personal gain is given preference by certain members. अब इस पॉइंट को समझें कि जैसे मान लीजिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें 15 मेंबर हैं, तो सबके अलग अलग सोच होगी, सबके अलग अलग व्यू पॉइंट होंगे, सबके अलग अलग थॉट्स होंगे, सबके अलग अलग आइडियाज़ होंगे, और सब अप्लाई करना चाहते हैं अपने आइडियाज़ को, सब अपने सजेशंस देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, सब चाहते हैं कि मेरा वाला सजेशन अप्लाई हो, मेरे डिसीजन माने जाए। तो इससे क्या होता है, आपस में झगड़े होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में क्वेरल्स होते हैं।
तो ये इससे क्या होता है, कोई भी डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि मान लीजिए 15 मेंबर है, सब अब अलग अलग राय दे रहे हैं, अपनी अलग अलग सजेशन दे रहे हैं, तो किसकी बात को सही माना जाए, किसके डिसीजन को अप्लाई किया जाए, इसमें मुश्किल होती है। और मान लीजिए कि कोई मेंबर है जो सिर्फ खुद का इंटरेस्ट देख रहा है, खुद का पर्सनल इंटरेस्ट ही देख रहा है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोच रहा, सिर्फ खुद। ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या होता है, मेंबर्स का वेलफेयर। लेकिन कोई एक मेंबर है मान लीजिए वो, या कुछ मेंबर है जो सिर्फ खुद का पर्सनल वेलफेयर ही करना चाहते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफ़िकल्ट होता है और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बैक सीट पे चली जाती है। क्या लिख रहा है इसमें, पर्सनल इंटरेस्ट में स्टार्ट टू डोमिनेट वेलफेयर मोटिव एंड द बेनिफिट ऑफ अदर मेंबर्स में टेक बैक सीट। मतलब इससे क्या होता है कि सारे मेंबर्स के जो वेलफेयर का मोटिव होता है वो तो चला जाता है पीछे, और फिर वो पर्सनल बेनिफिट ही देखते हैं, पर्सनल वेलफेयर ही देखते हैं वो मेंबर्स। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा लिमिटेशन है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इफ़ पर्सनल गेन इज गिवन प्रेफरेंस बाय सर्टेन मेंबर्स, अगर कुछ मेंबर्स सिर्फ खुद के फायदे को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दे तो ये गलत होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो ये थे कुछ लिमिटेशंस कोऑपरेटिव सोसाइटी के। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के 6 टाइप होते हैं। फर्स्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेकंड प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, थर्ड मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फोर्थ फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिफ्थ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और जो सिक्स्थ होता है वो होता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो चलिए एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। These are formed to protect the interest of consumers. The society aims at eliminating of middlemen to achieve economy in operations. It purchases goods in bulk directly from the members, thereby eliminating the middleman. Profits, if any, distributed on the basis of either their capital contributions to the society or purchases made by individual members. अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? कंज्यूमर सोसाइटी में क्या होता है, जो मिडिल मैन होते हैं, जो बीच के दलाल होते हैं, जैसे कि आप मान सकते हैं जो रिटेलर्स होते हैं, उनको हटा देता है ये। डायरेक्टली क्या होते हैं, कोई एक मेंबर होता है, जो पूरी सोसाइटी में से कोई एक मेंबर होता है जो क्या करता है, जो गुड्स होते हैं, कोई भी जो गुड्स चाहिए होते हैं बाकी सारे मेंबर्स को, तो एक जो अपॉइंट किया जाता है उन मेंबर्स में से, वो क्या करता है, बल्क में यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वो सामान, वो जो गुड्स चाहिए होता है वो डायरेक्टली जहाँ से गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वहाँ से ले आता है, और फिर उनको जो कम रेट्स में प्रोवाइड कर देता है, मार्केट रेट से कम रेट में बाकी के मेंबर्स को प्रोवाइड कर देता है। तो वो मेंबर्स का फ़ायदा होता है इससे। तो क्या होते हैं, मेंबर्स क्या हो गए, कंज्यूमर ही हो गए, जो गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं वो कंज्यूमर। तो वो जो एक मेंबर होता है वो सारे मेंबर्स द्वारा जो अपॉइंट किया जाता है वो बल्क में गुड्स लाता है डायरेक्टली जहाँ से गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वहाँ से, और डायरेक्टली सारे मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जो कम मार्केट रेट से कम में। तो इससे उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। अब इसको मैं और अच्छे से आपको समझाऊँ तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एक 10 किलो का आटे का बैग है, मान लीजिए जो आटा होता है ना उसका 10 किलो का बैग है। वो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो आटे को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब गेहूं को पीस के फिर उसका आटा बना रहा है, तो वो आटा का जो बैग है 10 किलो का वो कितने का पड़ रहा है, 200 रुपये का पड़ रहा है उसको। अब कोई भी रिटेलर जाता है उसके पास और वो उसको 210 में दे देता है रिटेलर को। रिटेलर आके आपको 240 में दे रहा है। तो मान लीजिए जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं उनको वो कितने में पड़ रहा है, 240 का पड़ रहा है। उसकी जगह पर अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, एक मेंबर को अपॉइंट कर देती है जो डायरेक्ट जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स वहीं पर जाता है, डायरेक्ट वहाँ से बल्क में लेता है वो गुड्स को और डायरेक्टली जो मेंबर्स होते हैं उनको प्रोवाइड कर देता है। अब जैसे मान लीजिए एक मेंबर को अपॉइंट किया, वो उस आटे वाले के पास जाएगा जो आटा प्रोड्यूस कर रहा है, उसके पास वो 10-10 किलो के बहुत सारे बैग लेगा। वो उसको कितने में ले लेगा, 210 रुपये में। और वो लाके उन मेंबर्स को, और उन्हीं में अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है वो, तो उनको वही 210 में या 215 तक उनको मिल जाएगा। तो उनको हो गया ना फ़ायदा। तो ये होती है
कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कंज्यूमर होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं, जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद होता है। जो इससे क्या होता है, जो बीच का मिडिल मैन होता है, जो रिटेलर्स होते हैं, जो दलाल होते हैं बीच के, वो हट जाते हैं और डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर से गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर तक आता है। तो इससे फ़ायदा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, के मेंबर्स को। तो चलिए चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिस सोसाइटीज़ आर सेटअप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। ये सोसाइटीज़ क्या होती है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो सोसाइटी के मेंबर होते हैं, उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। द सोसाइटी एम्स टू फाइट अगेंस्ट द बिग कैपिटलिस्ट एंड एनहेंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। It supplies raw materials, equipments and other inputs to the members and buys their output for sale। अब जैसा कि क्या होता है कि जैसे बड़े जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े जो वो प्रोड्यूसर होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करना है, कोई भी तरीके का गुड्स प्रोड्यूस करना है, तो जो छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बहुत महंगा खरीद सके, तो बहुत महंगा रॉ मटेरियल खरीद सकें। रॉ मटेरियल होगा तभी तो वो गुड्स बनाएंगे, जो कच्चा माल होता है वो होगा तभी तो वो जो फिनिश्ड गुड होता है वो बनाते हैं। तो अब क्या होता है, जब मान लीजिए मार्केट में रॉ मटेरियल आता है, तो जो बड़े प्रोड्यूसर होते हैं, जो वो क्या करते हैं कि एक बार में सारा जो माल आते ही सारा का सारा माल बल्क में पूरा ही खरीद लेते हैं, और उनके पास पैसा भी ज़्यादा होता है। बड़े प्रोड्यूसर है वो तो उनके पास पैसा भी ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होता है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं उनके हाथ कुछ लगता ही नहीं है, तो वो अगर उनके पास हाथ कुछ लगता ही नहीं है तो वो प्रोड्यूस क्या करेंगे। तो इसके लिए प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। तो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या करती है, जो वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स जो वो डायरेक्टली जाती है, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है उनके पास, और वो बल्क में गुड्स जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो परचेज करती है, और वो अपने जो मेंबर्स होते हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो छोटे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको प्रोवाइड कर देती है कम दामों में। तो इससे क्या होता है, मार्केट में वो भी कंपटीशन में टिके रहते हैं और वो भी गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं आसानी से और कम रेट में। तो ये इसका फ़ायदा होता है कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का। थर्ड टाइप की जो सोसाइटी होती है, और आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं, बाकी के 3 जो टाइप्स है सोसाइटी के, कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का लास्ट जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है, सच सोसाइटीज़ आर formed to establish to help small producers in selling their products. The members consist of producers who wish to obtain reasonable price for their output. The society aims to eliminate middlemen and improve competition position of its member by securing a favorable market for the products. It pools the output of individual members and performs marketing functions like transportation, warehousing, packaging to sell the output at the best possible price. तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है, जैसे मार्केटिंग से पता चल रहा है कि मार्केटिंग मतलब जैसे कोई भी गुड्स है, कोई भी सामान है, उसको बिकवाने में मदद करना, तो उसकी मार्केटिंग करना। अब जो बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो तो क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो होल्डिंग्स लगवाते हैं, बैनर्स लगवाते हैं, तो एक ऐड करवाने के ही लाखों रुपए लग जाते हैं। तो अब छोटे प्रोड्यूसर है जिनको मुश्किल से खुद का रॉ मटेरियल ही मुश्किल से मिलता है, वो कहाँ लाखों रुपए के हज़ारों रुपए के ऐड करवाएंगे। तो अब जो ऐसी सोसाइटीज़ होती है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो ऐसे लोगों की मदद करती है। तो क्या करती है, अब जैसे ऐसे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको वेयर हाउस भी नहीं मिलता, मान लीजिए ऐसे महंगे वेयर हाउस अपने सामान को स्टोर करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, जो गुड्स को इधर से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो ये सब उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो ऐसे कर पाएँ। तो ऐसी सोसाइटीज़ क्या करती है, उन लोगों की मदद करती है और उनके गुड्स को बिकवाने में मदद करती है। अब जैसे मान लीजिए एक तो अकेला एक प्रोड्यूसर है, वो कहाँ मार्केटिंग करेगा खुद के प्रोडक्ट की। वहीं अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी जिसमें ज़्यादा मेंबर होंगे,
वो ज़्यादा उस गुड्स को बिकवाने में मदद करेंगे। अब जैसे आप समझिए, इंडिया में रिलायंस है तो क्या सिर्फ रिलायंस ही रिलायंस चल रहा है, और कोई छोटे प्रोड्यूसर्स है उनका भी तो सामान बिक ही रहा है ना, उनके गुड्स भी तो बिक ही रहे हैं। तो वैसे ही जो कोऑपरेटिव, जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स की हेल्प करती है, जो कि उन्हीं के मेंबर हो, उसी सोसाइटी के मेंबर होते हैं, उन प्रोड्यूसर्स की मदद करती है, उनके सामान को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है, उनके वेयर हाउसिंग में मदद करती है, पैकेजिंग में मदद करती है, और उनके सामान को बिकवाने में, उसकी मार्केटिंग करने में मदद करती है। तो ऐसी सोसाइटीज़ का एम छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स के सामान की मार्केटिंग करवाने का होता है और उनका वेलफेयर करवाने का होता है। उनके सामान को सबसे बेस्ट प्राइस पे बिकवाते हैं वो। तो इनसे क्या होता है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको भी प्रॉफिट होता है, उनका भी वेलफेयर होता है। प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू ईच मेंबर्स कंट्रीब्यूशन टू द पूल। तो इनका प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो हर मेंबर ने जितना कंट्रीब्यूट किया होता है उसके अनुसार उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। बाकी के 3 जो पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस दीजिए। और मेरा ये सजेशन है कि आप प्लीज़ मल्टीपल टाइम्स वीडियो देखें। अगर आपको समझ में नहीं आया तो उससे क्या होता है, आप 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, तो एक चीज़ को आप बार बार देखते हैं तो आपको समझ में आ जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। जय श्री श्याम।